ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने वाले हैं लेट्स प्रैक्टिस सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवालों को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और उसके पहले हम जानेंगे कि क्या बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिसकी मदद से हम उन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले बेसिक की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे। अब सबसे पहले समझो कि ए अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म है और ये मेरा सेकंड टर्म है और ये मेरा थर्ड टर्म है, ऐसे करते करते मैं चला गया, ठीक है। और ये मेरा nth टर्म है। अब समझो बात को, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं यानी कि ए आर अपॉन ए निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? आर मिलेगा। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं यानी कि ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर का रेशियो निकालूं तो भी मुझे क्या मिलेगा? आर मिलेगा। तो ये जो आर आ रहा है ये हर समय सेम आ रहा है और इसी को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। इसी को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। तो कभी भी कोई भी सीरीज अगर ऐसी सीरीज है जिसमें आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करने पर जो रेशियो आता है वो हर बार सेम आता है, तो उस सीरीज को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है। अब आपको अगर इसमें nth टर्म निकालना है तो nth टर्म अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n-1। तो ये वाला जो टर्म होगा ये nth टर्म होगा, इसलिए मैंने यहां पर लिखा था ये nth टर्म है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर आपको सम निकालना है और n टर्म्स हैं उस सीरीज में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। बात समझ में आ गई? अब यहां पर अगर r जो है वो 1 से बड़ा है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। r अगर 1 से छोटा है तो हम इसको पलट देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा 1 - r। ठीक है। अच्छा, अगर इनफाइनाइट सीरीज है, जैसे कि यही सीरीज जो है, ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है, यही सीरीज अगर एन टर्म्स तक ना जाके इनफाइनाइट टर्म्स इसमें होते तो आप इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, वो क्या होता? ए अपॉन 1 - r, जिसमें ए क्या है? फर्स्ट टर्म, आर क्या है? कॉमन रेशियो। ठीक है। सिंपल, आसान, सरल, इजी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर मान लो ए बी सी जो है ये जीपी में है, तो बी अपॉन ए का रेशियो और सी अपॉन बी का रेशियो सेम होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक रिलेशन मिलेगा, वो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो अगर कभी मुझे प्रूव करना है कि कोई भी सीरीज जो है वो या कोई तीन टर्म आपको दिए गए और आपको ये प्रूव करना है कि वो जीपी में है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीच वाला टर्म होगा, जो तीन टर्म है उसमें से जो बीच वाला टर्म होगा उसका स्क्वायर बाकी दो एक्सट्रीम्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। एक्सट्रीम्स मतलब कोने वाले नंबर। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए और सी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो बी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो देखो ए और सी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बी के स्क्वायर के बराबर है। और ये तभी हो सकता है जब ये जीपी में हो। मैंने इसको सॉल्व किया कि भैया इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम होना चाहिए, अगर ये जीपी में है तो उस हिसाब से मुझे ये स्टेटमेंट यहाँ पर मुझे मिल जाता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला मुझे मिल जाता है। ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल है, आसान है, सरल है। चलो, तो अब बात करते हैं हम सवालों की। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ द जीपी टू 1 1/2 1/4, ऐसे चलता जा रहा है सीरीज, इज 1024, यानी कि इस सीरीज का जो कि जीपी में है उसका कौन सा टर्म ऐसा होगा जिसकी वैल्यू होगी 1/1024। तो आप यहां पर मान लोगे कि भैया nth टर्म होगा। तो आपने लिखा कि जो nth टर्म है उसको निकालने का तरीका क्या होता है? ए आर टू द पावर n-1, और ये हमें दिया है 1024 का रेसिप्रोकल। ठीक है। अब हमें मालूम है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? ए। जो कॉमन रेशियो है वो देख लो आपका कितना आ रहा है? 1/2। तो हमने बोला फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, कॉमन रेशियो हमारे पास 1/2 है। तो अगर मैं यहाँ पर ए की जगह 2 रख दूं और आर की जगह 1/2 रख दूं,
और ये पावर n-1 है, तो ये बराबर होगा 1024 के। ठीक है, अब यहां पर मैं 1/2 पे पावर n-1 इज इक्वल टू इस 2 को मैं 1024 के पास भेज दूं तो ये 2048 हो जाएगा। और ये जो होता है ये 2 की पावर 10 होता है। ये 2 की पावर कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 2 की पावर 5 कितना होता है हमारा? 32। तो 2 की पावर ये 11 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 11 हो जाएगा। 2 की पावर अगर 5 का मैं स्क्वायर कर दूं, यानी कि मैं 32 का स्क्वायर कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 1024। और ये हो जाएगा 2 की पावर 10, यानी कि 2 की पावर 10 1024 होता है। तो अगर इसमें एक 2 और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2048, तो ये 2 की पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, दोनों बराबर हैं, तो इनकी पावर भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हमने बोला कि n-1 जो है वो 11 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है? 12। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिल्कुल शुरुआत में इजी इजी सवाल देखेंगे जिससे कि हमारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। जैसे बोला था फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 2, तो फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, एंड सम टू इंफिनिटी, यानी कि इनफिनाइट सीरीज का जो सम है वो 6 है। आपसे आर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपको मालूम है कि इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो a/1 - r है। ये 6 है, ये 2 है, 1 - r में r मुझे निकालना है। तो मैं 1 - r को लिख सकता हूँ 2/6, यानी कि 1/3। और r को लिखूंगा मैं 1 - 1/3, यानी कि ये आ जाएगा 2/3। तो ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल। चलो आगे बढ़ते हैं और नए सवाल की बात करते हैं। अब आपसे बोल रहा है राइट द वैल्यू ऑफ 0.3 बार। 0.3 बार को आपको शो करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करने वाले हो? ध्यान से देखो, कैसे करोगे? ध्यान से देखो। मैं यहां पर बोलूंगा कि एक्चुअली में 0.3 बार जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है 0.333333, है ना, ऐसे डॉट 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 ये चलता जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज को, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003, और ये चलता जाएगा। हाँ या ना? जी सर, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूंगा तो आएगा 1/10, और ये इन्फिनाइट सीरीज हो गई। तो इन्फिनाइट सीरीज अगर ये हो गई, तो यहां पर मैं इसका सम अगर लिखूंगा, ठीक है, तो इसका सम क्या आएगा? इसका सम क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा 0.3 अपॉन 1 - r की वैल्यू कितनी है? 1/10। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 3/10, और ये 1 - 1/10 कितना हो जाएगा? 9/10। तो ये 10 से 10 चला गया, 3/9 बचेगा। और 3/9 को मैं लिख सकता हूँ 1/3। तो ये मेरे सवाल का जवाब है, यानी कि मैं 0.3 बार को p/q के फॉर्म में लिखूंगा तो वो 1/3 बनेगा। और हमें मालूम भी है कि 1/3 जो होता है वो 0.33333 होता ही है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और नया सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में, कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है? ज्यादा होता है। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो जैसे अगर मैं बोलूं कि एक्स और वाई का अर्थमेटिक मीन निकालो, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। और एक्स और वाई का ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो आप लिखोगे एक्स इंटू वाई का रूट। ये बड़ा हो गया। क्या बोल रहा हूं? देखो, अगर ए बी सी मान लो एपी में होते तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता? बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। तो ये बी जो होता है ये इसका अर्थमेटिक मीन हो जाता। हाँ या ना? अगर ए बी सी मान लो जीपी में हो जाए, ठीक है, तो ये जो बी होगा ये इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। और ये बी कैसे निकलता है? ये बी निकलता है, आप पहले बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखते हो, तो बी जो होगा वो रूट ए सी होगा। तो यहाँ पर ये एक्स अगर मान लें, इसको वाई मान लें, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स वाई का रूट। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई अपॉन 2।
ये बी यहाँ पर अर्थमेटिक मीन है और यहाँ पर ये जो बी है ये ज्योमेट्रिक मीन है। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये मैंने लिख दिया। तो सिमिलरली मैं वाई और जेड के लिए भी लिख सकता हूँ, वाई प्लस जेड अपॉन टू ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ वाई इंटू जेड, जेड प्लस एक्स अपॉन टू ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ जेड एक्स। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे मिला एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। यहां से क्या मिलेगा मुझे, वाई प्लस जेड ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ वाई जेड। यहां से मुझे क्या मिलेगा, जेड प्लस एक्स और ये ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ जेड इंटू एक्स का रूट। अगर मैं इन तीनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूं, इन तीनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूं जो कि मुझे बोला गया है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, 2 इंटू 8 हो जाएगा। और अंदर जो आएगा वो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स होगा, यानी कि अंदर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, और ये मेरे सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है। तो जब भी इस तरह के एक्सप्रेशंस के बारे में कोई सवाल पूछा जाए और आपको कुछ भी नहीं पता है, ना फर्स्ट टर्म ना सेकंड टर्म ना थर्ड टर्म, कुछ भी कंडीशन नहीं दी गई है, तो आप समझ जाओ वहां पर एएम जीएम वाला कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। क्या सवाल है, सवाल में बोला गया है कि ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वो जीपी में है। तो अगर ए बी सी जो है वो जीपी में है, तो इसका मतलब ये होता है कि बी स्क्वायर जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। हाँ, मगर वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है ये भी जीपी में है। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये जो मैंने निकाला यहाँ पर इसी का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब आप देखो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो बी स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो होगा वो भी जीपी में होगा? हाँ, बोल सकता हूँ इस कंडीशन के हिसाब से। और यही तो प्रूव करना था आपको कि भैया ये बता दो, ये शो कर दो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो भी किस में है, जीपी में है। ठीक है, सिंपल था, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस तरह के सवाल मजेदार होते हैं, जैसे इसमें बोल रहा है कि इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा भाई साहब, थर्ड टर्म होगा ए आर स्क्वायर और ये है 24। और फिर सिक्स टर्म यानी कि ए आर 5, n-1 समझ रहे हो ना, ये आपको दिया है 192। तो अगर मैं ए आर 5 को ए आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, यानी कि 192 को 24 से डिवाइड कर दूं, तो यहां से मुझे रेशियो मिलेगा 8 और ये ए से ए कैंसिल, तो ये मुझे मिलेगा आर टू द पावर 3। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2, आर की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि ये 8 जो है वो एक्चुअली में 2 का क्यूब है। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर मैं आर की वैल्यू इन दोनों में से या तो इसमें या तो इसमें कहीं भी पुट कर दूं, है ना, चॉइस आपकी है, तो मैंने इस वाले में पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो ये तो 4 हो गया, 4 से ये जाएगा 6 टाइम्स, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो ए की वैल्यू 6 है और आर की वैल्यू 2 है। और आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड दी टेंथ टर्म। तो टेंथ टर्म अगर आपको निकालना है तो ए आर टू द पावर कितना होगा, 9। तो टेंथ टर्म आपने निकाला है और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6, आर की वैल्यू कितनी है, 2, 2 की पावर कितनी है, 9। अभी हमको मालूम था कि 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। तो 2 की पावर 9 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 512। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3072। ठीक है, 3072। बात समझ में आ गई? तो ये इस सवाल का जवाब है। सिंपल था, आसान था, सरल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नए सवाल के बारे में बात करते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे कि फाइंड द सम ऑफ जीपी, मतलब ये जीपी में दिया गया अप टू 20 टर्म्स। 20 टर्म्स यानी ए की वैल्यू पहले देखो कितनी है, 0.15, और आर की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर ये 1/10 आ रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितना है, 20। तो हमें एस एन निकालना है। हमें मालूम है आर जो है वो लेस देन 1 है, आर जो है वो लेस देन 1 है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना है, 1 - r⁴ n अपॉन 1 - r, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं हम।
अब ए की जगह क्या पुट करोगे? 0.15। तो 0.15 मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर लिखा 1 - आर, आर की वैल्यू कितनी है? 1/10। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है? एन, इसकी वैल्यू होगी 20। इस वाले ब्रैकेट को ऐसे बना लो, तो ये क्लोज कर दिया। अब नीचे कितना है? 1 - आर, 1 - 1/10। ठीक है, अब ये जो है 0.15, इसको लिख सकता हूँ 15/100, और ये 9/10 हो रहा है, 9/10। तो ये 9/10 होगा तो 10 नीचे रहेगा और 9 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, 10 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा, और ये 1 - 1/10 आ गया। तो मैंने ये देखा कि ये 150 हो रहा है और ये 900 हो रहा है, तो ये 6 टाइम्स जाएगा। तो ये 1/6 हो गया, और ये आ गया 1 - 1/10। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब। सिंपल था, आसान था, सरल था, इजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नए सवाल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सवाल आ गया आपके पास, इस सवाल में आपसे क्या बोल रहे हैं कि अगर ए बी सी जीपी में है, तो शो करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा ए बी प्लस बी सी, कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीन टर्म्स भी जीपी में होंगे। कैसे करोगे? ध्यान से देखो। आपने बोला कि अगर ए बी सी जो है वो जीपी में है, ठीक है, ए बी सी अगर जीपी में है, तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस ए सी कर दूं, तो ये ऐसा हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये क्या हो जाएगा? b⁴ ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b² ए सी इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, अब मैं b⁴ ए स्क्वायर सी स्क्वायर को एक तरफ कर दूं और इसको एक तरफ कर दूं। ठीक है सर, कर लेते हैं। अब मेरे दिमाग में आएगा कि अगर मैं एडिंग, लिख रहा हूं मैं, एडिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉमा b² सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? ध्यान से देखो, ये b⁴ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b² सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b² सी स्क्वायर प्लस 2b² ए सी आ गया। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना लो। यहाँ पर मैंने इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाया, तो मैं बी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा कितना? ए स्क्वायर। ठीक है, इनका और इनका कॉम्बिनेशन बना लो, तो यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है? सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपने सी स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू, यहाँ पर इस चीज को मैं देख सकता हूँ कि अच्छा ये ना ए बी, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर लिखा है। देख लो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये रहा। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2ac बी का स्क्वायर आएगा, तो 2ac बी का स्क्वायर आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। यहां से मैंने देखा कि ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, और ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये हो गया ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो आप ये सोचो कि दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसी एक टर्म के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जैसा कुछ लग रहा है मुझे। यानी कि ये मैं बोल सकता हूं कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये बीच में आएगा, ए बी प्लस बी सी है, और ये इधर आ जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ये जीपी में है। क्योंकि अगर ये जीपी में है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, तो वो तो हो ही रहा है यहाँ पर। हाँ या ना? सिंपल, आसान, सरल। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो तीन टर्म्स हैं ये हमारे किस में हैं? ये हमारे जीपी में है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे किस में है? जीपी में है। प्रूफ कर दिया हमने, शो कर दिया हमने। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नया सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन 8 by 8 चेस बोर्ड। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर n क्रॉस n, कलर में चेंज कर दूं शायद नहीं दिखाई दे आपको, अगर n क्रॉस n का कोई भी चेस बोर्ड है, n क्रॉस n का कोई भी चेस बोर्ड है,
अब ये n बाय n कुछ भी हो सकता है, 8 into 8, 4 into 4, 16 into 16, 32 into 32, कुछ भी हो सकता है। तो n बाय n का अगर कोई भी चेस बोर्ड है तो उसमें जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे वो हमेशा समेशन ऑफ n स्क्वायर होंगे, जिसमें n की जो वैल्यू है वो 1 से n तक वेरी कर रही होगी। ठीक है, वो 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 8/8 है ना, किसी भी साइज का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है ये क्या बोलता है, ये तो बोलता है कि मैं हूं n, n+1 और 2n+1 अपॉन 6। ये जो समेशन का फॉर्मूला है वो एक्चुअली में ये ऐसे ओपन होता है। और इसमें अगर मैं n की जगह 8 रख दूं, अब मैं n की जगह यहाँ पर क्या रख दूं, 8 रख दूं, तो ये हो जाएगा 8 into 9, 16 और ये 17 अपॉन 6। तो यहाँ से 3 3 जा, 3 2 जा, 2 4 जा, तो 4 3 जा 12 into 17, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 84 यानी कि 204। तो ये आ जाएगा 204, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। तो आगे बढ़ते हैं। चल, अब जैसे ये सवाल आ गया कि प्रूव दैट इफ ए एंड जी बी द एम एंड जीएम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स देन द नंबर्स आर। तो नंबर्स ये होने चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो ए और बी हैं। मान लो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो क्या हैं, ए और बी हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो x² - a + b x + ab = 0, ये एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी इन दो नंबर के यूज से। अब इन दो नंबर का जो एम है उसको मैं ए बोल रहा हूं, यानी कि a + b/2 जो ए है, और इन दो नंबर का जो जीएम है उसको मैं जी बोल रहा हूं, यानी कि वो हो जाएगा √ab। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि a + b की जगह आप रख दो 2a, ये आ जाएगा 2ax आ जाएगा। और ab की जगह रख दो g², लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हो, तो ये g² आ जाएगा = 0। अब ये है तो अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में कोई इक्वेशन होती, मान लो आपके पास इक्वेशन होती px² + qx + r = 0। तो यहाँ पर x को निकालने का तरीका होता है -q, यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका माइनस करो, प्लस माइनस √, फिर इसी का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा q² - 4p × r, तो ये होगा p × r अपॉन 2 × x² का जो कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट तो कितना है, 1 है, यानी कि इस p की वैल्यू तो 1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, -2a है, यानी कि इस q की जो वैल्यू है वो माइनस का 2a है। और यहाँ पर जो r है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, उसकी जगह लिखा हुआ है g², और p की जगह लिखा हुआ था 1। तो अगर हम इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो मैं x की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, -q यानी कि -2a, तो ये हो जाएगा +2a, -2a, तो क्या हो जाएगा +2a। फिर यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस √, यहाँ पर जो 2a लिखा है उसी का स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 4a² -4 इंटू, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर g² है, तो ये हो जाएगा 4 × 1 × g², तो 4g² अपॉन 2 इंटू p, और p की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 1, तो 2 × 1 यानी कि 2, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, ये x जो है वो कितना आएगा, 2a प्लस माइनस 4 बाहर निकाल लो, 4 बाहर निकालोगे तो बाहर 2 ही आने वाला है, और अंदर रहेगा a² - g² अपॉन 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 कॉमन निकाल के आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हो। ये जो x है ये क्या है, ये x जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, और इस इक्वेशन के जो रूट थे वो क्या थे, वो a और b थे। इस इक्वेशन के जो रूट थे वो क्या थे, ए और बी थे, यानी कि ये जो है इसमें से एक वैल्यू जो आएगी वो प्लस में आएगी। ठीक है, a² - g², और एक वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। तो इसमें से एक जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एक जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। ठीक है, तो वही आपसे बोल रहा था, प्रूव दैट इफ ए एंड जी बी द एम एंड जीएम बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि ए और बी दो नंबर का एम और जीएम ये ए और बी है, देन द नंबर्स आर, तो जो नंबर्स होंगे वो ये होंगे। एक्स जो आ रहा है वो इस इक्वेशन का रूट है, और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो मैंने क्या माने थे, आपके ए और बी माने थे, और ए और बी वो दो पॉजिटिव नंबर हैं जिसका
एम ए है और जीएम जी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। इस सवाल में आपसे क्या बोल रहे हैं, कलर चेंज कर दें। हम्म अब जैसे इस सवाल में अगर हमसे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स दिखेगा नहीं है। अ, ये दिखाई देगा क्या? वाइट ही रहने दो। चलो आ जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, तो जब जीपी में कोई तीन टर्म चूज करने की बात आए, तो वहां पर वो तीन टर्म आप कौन से चूज करना, ए आर, ए अपॉन आर, ए और ए आर। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि उस सवाल में खास तौर पे प्रोडक्ट दिया होगा। अगर प्रोडक्ट दिया है, अगर प्रोडक्ट दिया है तो ध्यान देना कि वहां पर आप ये तीन टर्म्स लो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे आर कैंसिल हो जाता है, ए क्यूब आ जाता है, और जनरली जो सवाल आता है उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो आपको ए की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर सर परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ तो फिर आप मान सकते हो कि वो जो तीन नंबर है वो ए आर, ए आर और ए आर स्क्वायर है। फिर वो थ्री नंबर्स जो भी आप मानोगे वो ये मान सकते हो। ठीक है, फिर वो कंडीशन लगा के अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये आ गया। आगे बढ़े, तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करूं तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मल्टीप्लीकेशन ए अपॉन आर इंटू ए और ए आर, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो सवाल के हिसाब से दिया गया है 1000। तो यहाँ से मुझे ए क्यूब मिल जाएगा जो कि 1000 है, यानी कि 10 का क्यूब है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। ओके सर, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है सवाल में कि अगर मैं 6 ऐड कर दूं सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म यानी कि ए, तो मैं इसमें 6 ऐड कर दूं, और थर्ड टर्म में वो बोल रहा है 7 ऐड कर दूं। थर्ड टर्म क्या है, ए आर। तो आपने लिखा ए आर प्लस 7। फर्स्ट टर्म में कुछ किया क्या, नहीं किया उसने, तो हमने यहाँ लिख दिया ए अपॉन आर। तो फिर वो बोलता है कि ये जो है ना ये एपी में आ जाएगा, ये जो है एपी में आ जाएगा। आपसे बोला वो जीपी निकालो, यानी ए और आर की वैल्यू निकाल के ये सीरीज बता दो, ये सीरीज कैसी होगी। ठीक है, तो अभी तो मैंने ए की वैल्यू 10 रख दी यहाँ पर, तो यहाँ लिखा 10 बाय आर, यहाँ लिखा 10 प्लस 6 यानी कि 16, यहाँ पर लिखा 10 आर प्लस 7, और ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका जो ट्वाइस होगा यानी कि 32, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। 10 बाय आर, 10 आर प्लस 7, हाँ या ना? तो 32 में से 7 गया तो कितना आ गया, 25। ये अपन लिख सकते हैं 10 बाय आर प्लस 10 आर। तो हम यहाँ से अगर इसको 5 से कैंसिल कर दें, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 2 जा, तो ये 2 बाय आर है प्लस 2 आर है, और यहाँ पर कितना है, 5 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि ये माइनस का 4 आर माइनस का आर प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगा। यानी कि ये 2 आर कॉमन निकालने पे आर माइनस 2, -1 कॉमन निकालने पे आर माइनस 2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा आर माइनस 2 और 2 r - 1 इक्वल टू 0। यानी आर की वैल्यू 2 आएगी या तो 1/2 आएगी। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू 2 आ गई और ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो मैंने बोला ए की वैल्यू मेरे पास 10 है, आर की वैल्यू अगर 2 है, या ए की वैल्यू अगर 10 है और आर की वैल्यू अगर 1/2 है, तो सीरीज क्या होगी? ठीक है, मेरे पीछे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर 10/r करूँ तो ये 5 बनेगा। ए कितना है, 10, और ए इंटू आर करूँ, ए इंटू आर यानी 10 × 2 20 हो जाएगा। तो ये सीरीज बन जाएगी 5 10 20 की। और ये जो सीरीज बनेगी 10 और 1/2 से, ए और आर जो यहाँ है सेकंड केस में, इसमें इसको रिवर्स कर दो तो ये बन जाएगा 20 10 और 5। इसको रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा 20 10 और 5। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है, देखो इसको, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आसान था, मेरे ख्याल से मेरे पीछे जा रहा है तो मुझे ऐसे हो जाना चाहिए। अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपल था, आसान था, सरल था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब जैसे ये सवाल है आपके सामने,
तो इस सवाल में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। इस सवाल में बोला है कि अगर x ऐसा कुछ है, y ऐसा कुछ है, z ऐसा कुछ है, तो प्रूव करो कि एक्स वाई अपॉन जेड जो है वो ए बी अपॉन सी के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं x की बात करूं तो x जो है वो एक इनफाइनाइट सीरीज है। जी बिल्कुल। सम हो रहा है, बिल्कुल। उसका फर्स्ट टर्म कितना है, a। अच्छा, अगर उसका मैं कॉमन रेशियो निकालूं तो उसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, 1/r। तो ये लिख दिया। ये मैंने क्या यूज किया, ये वाला यूज किया फॉर्मूला। हाँ या ना, यहाँ पर कॉमन रेशियो कहलाता है, ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो 1/r है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वाई के बारे में क्या बोल सकता हूँ कि सर उसका फर्स्ट टर्म बी है, 1 - r, और उसका जो कॉमन रेशियो वो माइनस का 1/r है, तो माइनस का 1/r होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। जेड की बात करें तो उसका फर्स्ट टर्म सी है और उसका जो कॉमन रेशियो है वो 1/r² है। ठीक है सर, वो लिख दिया मैंने। तो अगर मैं एक्स वाई अपॉन जेड लिखूं तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ a अपॉन 1 - 1/r। यहाँ लिख सकता हूँ b अपॉन 1 + 1/r। और यहाँ लिख सकता हूँ c अपॉन 1 - 1/r²। लिख सकता हूँ। तो मैंने देखा कि ये a b अपॉन 1 - 1/r² बन रहा है, और नीचे लिखा हुआ है c अपॉन 1 - 1/r²। तो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए बी, नीचे बचेगा सी, और यही आपको प्रूफ करना था कि एक्स वाई अपॉन जेड जो है वो ए बी अपॉन सी के बराबर है। यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, सिंपल था, आसान था। ठीक है, चलो ये सवाल करते हैं। यहाँ बोल रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 0.7 + 0.77 + 0.777। एन टर्म्स है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 0.7, 0.77, 0.777, और ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पर एन टर्म्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिख सकता हूँ 7/10, इसको लिख सकता हूँ 77/100, इसको लिख सकता हूँ 777/1000। हाँ सर, लिख सकते हैं आप। ये एन टर्म्स तक जा रहा है। अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन निकालूं तो यहाँ आएगा 1/10, यहाँ आएगा 11/10, 11/100 सॉरी, यहाँ आएगा 111/1000, और ये हो जाएगा आपका एन टर्म्स। अगर मैं यहाँ पर 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 9/10, ये हो जाएगा 99/100, ये हो जाएगा 999/1000। ऐसे चलता रहेगा, ये एन टर्म्स तक जा रहा है। अब 7/9 ये लिखा, ये जो लिखा है 9/10, इसको लिख सकता हूँ 1 - 1/10, इसको लिख सकता हूँ 1 - 1/100, इसको लिख सकता हूँ 1 - 1/1000, और ये चलता जाएगा आपका एन टर्म्स तक। ठीक है, अब ये जो वन है ये एन टाइम्स ऐड हो रहा है, तो अगर ये वन को मैं एन टाइम्स ऐड करूंगा, जैसे 10 को मैं 10 बार ऐड करूंगा, है ना, 10 को अगर मैं 10 बार ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। कैसे आया, 10 × 10। तो एक को अगर मैं 10 बार ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 1 × 10, 10 आएगा। एक को 10 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो कैसे आ रहा है, एक है, उसको 10 बार ऐड कर रहे हो तो 1 × 10 तो 10 आ गया। तो अगर वन को मैं एन टाइम्स ऐड करूंगा तो 1 × n कितना आएगा, n आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा n माइनस, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/10, 1/100, 1/1000, और यहाँ पर चला जाएगा ये एन टर्म्स तक। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। ये 7/9 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना आ जाएगा n। अब ये जो है ना, ये सीरीज बन गई। इसका फर्स्ट टर्म 1/10 है, और ये n टर्म्स वाला सम हो रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो कौन सा वाला है, a। अच्छा, r जो है 1 से कम है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1 - r⁴ अपॉन 1 - r। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म 1/10 है, तो आप लिख दो 1/10, और अंदर जाओगे तो 1 - r, r की वैल्यू कितनी है, 1/10, तो 1/10 लिखा, उसकी पावर n लगा दिया, और 1 - 1/10 लिख दिया। ठीक है, खत्म। अब यहाँ पर कितना होगा, 7/9, यहाँ पर कितना होगा n, ये हो गया 1/10। अब ये जो है 10 - 1 9/10, तो ये हो जाएगा 9/10, यानी कि ये 9 होगा, ऊपर 10 चला जाएगा, और ये बनेगा 1 - 1/10⁻n। क्लोज कर दिया। तो यहाँ से मुझे ये 10 और 10 चला गया, 9 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 9 बाहर की तरफ आएगा, तो ये 81 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 9n माइनस 1 + 1/10⁻n। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, आसान था, सरल था, इजी था। ठीक है, देखो इसको, कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी परेशानी है तो बताइए। है क्या, कोई परेशानी है बताइए। सिंपल है। ठीक है, हर एक वैरायटी के सवाल हम कवर करेंगे इस सेशन में, ताकि आप अगर ये एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि इफ ए इज एम ऑफ बी एंड सी, पहली लाइन को पढ़ा मैंने और फीलिंग आ गई कि ए अगर बी और सी का एम है, यानी कि बी प्लस सी अपॉन टू करने पे ए आएगा, यानी कि मैं बी प्लस सी की जगह टू ए या टू ए की जगह बी प्लस सी फ्यूचर में यूज कर सकता हूं। ये मैंने लिख दिया। एंड द टू ज्योमेट्रिक मीन्स आर G1 एंड G2, यानी कि बी और सी, मैंने लिखा ये बी और यहाँ लिखा सी, इसके बीच में G1 और G2 भी है। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि अगर ये जो C है, ये एक्चुअली में बी R⁻ n-1 होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं, मैंने कहा चार दिख रहे हैं, तो 4-1 यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं R³ निकालूं तो वो हो जाएगा C/B, और अगर R निकालूं तो वो हो जाएगा C/B पे पावर 1/3 हो जाएगा। अच्छा, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जीवन की बात करूं, जीवन, तो इसके हिसाब से जीवन जो होगा वो बी आर होगा। हाँ सर, समझ में आ गया, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब वाली बात कर रहे हो आप, तो जीवन जो होगा वो बी आर होगा। हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है, अगर आपने कॉमन रेशियो आर माना है तो बिल्कुल माना है मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा बी, और आर की जगह लिख दिया मैंने सी पे पावर 1/3 और बी पे पावर 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/3, अगर मैं बी को देखूं तो ये बनेगा बी पे पावर 2/3 और ये बनेगा सी पे पावर 1/3। अगर यहाँ पर मुझे सवाल में दिख रहा है कि जीवन का क्यूब करना है, तो मैं यहाँ से जीवन का क्यूब करके यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि इनका क्यूब कर दो, तो ये आएगा B² इंटू सी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं G2 निकालूं तो G2 क्या होगा, G2 होगा BR², तो मैं लिखा BR², बी की जगह बी लिखा, आर स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि सी पे पावर 2/3 और बी पे पावर 2/3। अब बी पे कॉन्सेंट्रेट करो, बी की पावर 1 है और नीचे 2/3 है, तो 1 - 2/3 इंडिसेस, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी पे पावर 1/3 और सी पे पावर 2/3। अब अगर G2 का भी क्यूब चाहिए आपको, तो आपने G2 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। G2 का क्यूब करोगे तो यहाँ B आएगा और यहाँ पर C² आएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको जीवन में G1 क्यूब और G2 क्यूब चाहिए, तो जीवन में सिर्फ G1 क्यूब और G2 क्यूब करना है आपको, और कुछ करना ही नहीं है। तो हमने कहा कि ये हो जाएगा B²C प्लस BC², और अगर मैं यहाँ से BC कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, B प्लस सी, और B प्लस सी जो था वो 2a था, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2abc, और मुझे यही प्रूफ करना था कि G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब जो है वो 2abc के बराबर है, और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये सवाल आ गया, जैसे ये सवाल है तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 57। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी है और उसका सम 57 दिया, यानी कि फर्स्ट टर्म ए मान लें। ठीक है, तो हमने लिख दिया ए आर डॉट 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 डॉट, छोड़ दिया उसको यहीं पर। तो हमने बोला अभी लिख लेना आप, है ना, मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप बहुत आसान आसान सवाल को कठिन कठिन समझ के छोड़ देते हो या आपको डर लगता है अननेसेसरी। तो आपको मालूम है कि सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज, और सीरीज क्या होगी, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इनफिनाइट बोला इसलिए। तो लिख देता हूं मैं, नहीं तो आप बोलोगे सर आलसी हैं। तो ए आर स्क्वायर और ये डॉट, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन रेशियो आर हो गया। ठीक है, अच्छा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होता है A/1 - R विच इज इक्वल टू 57, ये हमें दिया गया। ठीक है, कर लेते हैं इसको। अब वो बोल रहा है एंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स टर्म, क्यूब यानी कि अब इसी का क्यूब कर दो, ऐसा कुछ हो जाएगा,
ऐसा क्यों हो जाएगा? तो फिर इसका जो सम होगा, इसका सम क्या होगा सर? इसका फर्स्ट टर्म तो ए क्यूब है, और इसका कॉमन रेशियो तो आर क्यूब आएगा। देख लो आप चाहो तो आर क्यूब आएगा। तो आपने कहा 1 - आर क्यूब। ये कितना दिया सर? 9747। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से क्यूब कर दिया इसका, तो ये ए क्यूब हो गया, और 1 - आर का होल क्यूब हो गया। तो ये सामने आ जाएगा 57 का क्यूब। ठीक है। अब इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो या आप ऐसा करो, यहाँ से आप ए क्यूब की वैल्यू निकाल लो, 57 का क्यूब इंटू 1 - आर का होल क्यूब। तो आपने जो ये इक्वेशन लिखी थी सेकंड वाली, ए क्यूब 1 - आर क्यूब विच इज इक्वल टू 9747, ये लिखा था। उसमें ए क्यूब की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितनी सर? 57 का क्यूब, और ये आ जाएगा आपका कितना? 1 - आर का होल क्यूब अपॉन 1 - आर क्यूब, विच इज इक्वल टू कितना? 9747। ठीक है सर, कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1 - आर इंटू 1 - आर का स्क्वायर लिख लो, लिख सकता हूँ। और 1 - आर क्यूब को लिख सकता हूँ 1 - आर, और ये हो जाएगा 1 + आर² + आर, और सामने यहाँ पर आ जाएगा 9747 अपॉन 57 का क्यूब। अब 57 का क्यूब आपको करना आता होगा, नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 19। 7 का क्यूब जो है वो एंड होगा किस पे? 3 पे, और 3 9 27 होता है, तो 19 आ गया। ठीक है, और ये 1 - 1 - आर चला गया। तो ये लिख सकता हूँ 1 + आर² माइनस का 2 आर, और ये आ जाएगा 1 + आर² + आर इज इक्वल टू 1/19। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने पे आर की वैल्यू आएगी आपके पास 3/2 या तो 2/3। आर की जो वैल्यू आएगी वो 3/2 या तो 2/3 आएगी। और आर जो है वो तो हमारा क्या होना चाहिए? हमारा 1 से छोटा होना चाहिए। आर जो है वो तो 1 से छोटा होना चाहिए, तो हमारे लिए आर जो होगा वो कितना होगा? 2/3। आर जो होगा वो कितना होगा? 2/3। आपसे बोला फाइन जीपी, आपसे बोला फाइन जीपी, तो ये जीपी बताना है आपको। ठीक है, ये जो है ये आपको जीपी बताना है। तो आपने बोला सर ए कितना है मेरे पास? ए तो पता नहीं है। तो ए पता नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? किसी भी इक्वेशन का यूज कर लो, जैसे इस इक्वेशन का यूज कर लो। ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ए अपॉन 1 - आर जो था वो 57 के बराबर था। तो मैंने लिखा ए अपॉन 1 - 2/3 इज इक्वल टू 57। तो ये बचेगा ए अपॉन 1/3 यानी कि 3a विच इज इक्वल टू 57, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 19। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास ए है और अगर आपके पास में आर है, तो क्या आप जीपी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 19, फिर यहाँ लिखा 38/3, फिर यहाँ लिख दिया 76/9, और डॉट 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 खत्म। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से मेरे पीछे चला गया थोड़ा सा। मैनेज करें, मैनेज करें, मैनेज करें। ठीक है। क्लियर है, आसान है, सरल है, इजी है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ पी क्यू आर आर इन जीपी, पी क्यू आर जो है वो जीपी में है। अगर पी क्यू आर जीपी में है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर जो है वो पी इंटू आर है। पहला काम तो ये लिख दिया। अब इसका यूज करेंगे आगे चल के। एंड द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, यानी कि इन दोनों का एक कॉमन रूट होगा। ठीक है। देन शो दैट d अपॉन पी कॉमा e अपॉन क्यू कॉमा f अपॉन r जो है वो एपी में है। एपी में है इसका मतलब इसका जो ट्वाइस होगा वो इन दोनों के सम के बराबर आना चाहिए। ऐसा कहीं दिख जाए तो लिख देना। ठीक है, करते हैं।
तो पहला तो ये बोल दिया कि भैया ये जीपी में है, तो ये मैंने एक रिलेशन बना लिया। अब मैं अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 QX प्लस आर इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करूं, अब मन में ख्याल आना चाहिए कि सर मैं इसी को क्यों सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर Q का P और R से रिलेशन पता है और यहाँ पर PQR ही यूज किया गया इसलिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा पी एक्स स्क्वायर टू क्यू यानी कि रूट पी आर और ये x प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये पी एक्स का स्क्वायर है, हाँ, ये रूट पी एक्स का स्क्वायर, ये रूट पी और x का स्क्वायर है, ये 2 रूट पी एक्स और रूट आर का मल्टीप्लीकेशन है, और ये रूट आर का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में रूट पी एक्स प्लस रूट आर, जस्ट अ सेकेंड, रूट आर का होल स्क्वायर, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, दोनों रूट सेम है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि रूट पी एक्स प्लस रूट आर इज इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू जो है वो माइनस का रूट आर अपॉन रूट पी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो है ये इस इक्वेशन का रूट है, और बोल रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस के जो कॉमन रूट्स हैं भाई साहब। तो मैंने बोला कि भैया ये जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने लिखा डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 EX प्लस एफ में इज इक्वल टू 0 में x जो है इसमें इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने पुट कर दिया। तो मैंने कहा डी एक्स स्क्वायर होगा तो ये बनेगा आर बाय पी, और 2 एक्स की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का रूट आर और रूट पी, और प्लस मैंने यहां रखा एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हमने देखा कि पी की जगह, यहां से पी की जगह मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो रूट पी कितना होगा, रूट पी यहां से देखो तो रूट पी आएगा आपके पास में क्यू अपॉन रूट आर आएगा। तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया कि यहाँ पर मैंने लिखा आर, और यहाँ पर मैंने लिखा पी, इसको मैंने अभी यहीं रहने दिया, और यहाँ लिखा 2 E माइनस रूट आर। अब यहाँ पर रूट पी की जगह मैंने रख दिया क्यू अपॉन रूट आर। ओके, और ओके, और यहाँ पर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हो गया डी आर अपॉन पी माइनस साइन 2 E, रूट आर ऊपर उचक के चला जाएगा, रूट आर इंटू रूट आर कितना हो जाएगा आर, ये नीचे आ जाएगा क्यू, और ये आ जाएगा एफ। अब अगर मैं एफ में आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। क्यों किया आपने ऐसा, आखिरकार आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आर ऊपर से कैंसिल किया जा सकता है, कॉमन लेके हटाया जा सकता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये डी अपॉन पी है प्लस ये एफ अपॉन आर है, और इसको उधर भेज दें, इस वाले पार्ट को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई अपॉन क्यू, यानी ई अपॉन क्यू का ट्वाइस डी अपॉन पी और एफ अपॉन आर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि डी अपॉन पी ई अपॉन क्यू और एफ अपॉन आर जो होगा ये ए पी में होगा। और यही तो हमें क्या करना था, शो करना था, यही हमें क्या करना था, शो करना था। हमने शो कर दिया, दिखा दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलें बेटा, चलें। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की है? नहीं? चलो, अब बात करते हैं हमारे पास में ये 3 सवाल। तो इन 3 सवालों के बारे में बात करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना। आपसे बोला लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एन टर्म्स हैं। तो मैंने बोल दिया कि ए, कलर चेंज करें हमने बोला कि ए ए आर स्क्वायर, और ऐसे करते करते हम ए आर टू दावर एन माइनस वन चले गए, आर को हमने वन से बड़ा मान लिया। ठीक है, तो हमने ये बोला कि सम ऑफ एन टर्म्स जो होगा उसको हमने एस बोला है, और वो क्या होगा, वो होगा ए आर टू दावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही होगा, क्योंकि एस जो है वो सम ऑफ एन टर्म्स है। अच्छा,
उसके बाद बोल रहे हैं कि आपका जो आर है, आर की अगर हम बात करें तो वो इनके रेसिप्रोकल, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1/a, 1/ar, 1/ar स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं 1/ar⁻n−1। तो ये रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसका जो सम होगा वो किससे डिनोट कर रहे हैं, हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने बोला अगर मैं आर की बात करूं, आर की बात करूं, तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो 1/a होगा। हाँ होगा। और इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है, इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/r आ रहा है। इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है 1/r आ रहा है, और अगर r 1 से बड़ा है तो 1/r तो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये a लिखा, और यहाँ पर हमने लिखा 1 - r, इसका r कितना है 1/r, और ये लिखेंगे 1 - r⁻n। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/a, और ये हो जाएगा r−1, ऊपर r आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, r⁻n−1/r⁻n आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया। अब जो प्रोडक्ट वाला बात कर रहे हैं, ये हमने r के लिए लिखा था। प्रोडक्ट वाला क्या है, प्रोडक्ट वाला जो है कि p बी द प्रोडक्ट ऑफ, है ना। तो मैंने लिखा यहाँ पर ये a होगा, फिर ये a r होगा, फिर ये a r स्क्वायर होगा, और ऐसे करते करते ये a r⁻n−1 होगा। तो ये n टर्म्स हैं, है ना, ये n टर्म्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मैंने a को देखा कि a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। ठीक है ना। अच्छा, r जो है वो यहाँ पर कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखा 1 + 2 + 3, ऐसे करते करते ये कहाँ तक गया है, n−1 तक गया है। अब आप सोचो, अगर 1 + 2 + 3 से n तक गया होता तो इसका सम कितना आता, n, n+1/2। बट ये कहाँ तक गया है, n−1 तक। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, n+1/2 की जगह जो n है, मेरा n है, वो यहाँ पर n−1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n−1, फिर इसमें +1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, n/2, अपॉन टू, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई साहब, p की वैल्यू आ गई। तो मैंने यहाँ लिख दिया p जो है वो a⁻n और r⁻n इंटू n−1/2 है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आपको ये बोलूँ, यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि पी स्क्वायर क्या होगा, तो पी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो ये a⁻2n हो जाएगा, और यहाँ r⁻n इंटू n−1 हो जाएगा। तो ये मैंने पी स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, ये मैंने पी स्क्वायर निकाल लिया। अब यहाँ से ये सारी अननेसेसरी चीजें मैं हटा रहा हूँ जो अभी मेरे किसी काम की नहीं है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये हटाया मैंने। अब मुझे एक चीज बताओ कि मुझे प्रूफ करना क्या है, मुझे प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर r⁻n जो है वो s⁻n के बराबर है, यानी कि पी स्क्वायर r⁻n जो है वो s⁻n के बराबर है। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो पी स्क्वायर है वो s⁻n/r⁻n के बराबर है ना। तो ये LHS हो गया, और ये RHS हो गया। ठीक है, तो मैंने RHS लिया, मैंने RHS लिया। RHS क्या है भाई, s/r⁻n, और मुझे अब इसको सॉल्व करके क्या लेके आना है, पी स्क्वायर। तो मैंने s लिखा, s यहाँ पर लिखा है मेरे पास, तो मैंने s लिखा, तो s कितना है, a r⁻n−1 अपॉन r−1, ये मेरा s हो गया। और 1/r यानी कि इसका रेसिप्रोकल लिख दो, तो इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो a ऊपर आ जाएगा, r⁻n ऊपर आ जाएगा, r−1 ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, r और r⁻n−1, और इसका ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर दे दो n। ठीक है। अच्छा, आप समझो बात को, कलर चेंज करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ से आपने देखा कि r⁻n−1 ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, r−1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये a और ये a कितना हो जाएगा सर, a स्क्वायर। ठीक है, और ये r⁻n है और ये r है, ये आपस में मिल जाएंगे, तो r⁻ कितना हो जाएगा सर, ये n−1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं है। और कुछ तो नहीं बच रहा यहाँ पर, और कुछ तो नहीं बच रहा।
एक मिनट हम ध्यान से देख लें। ए की वैल्यू कितनी थी, ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एस की वैल्यू कितनी थी, वन अपॉन ए। तो मैंने ए लिखा, आर टू द पावर एन लिखा, आर माइनस वन लिखा, नीचे आर और आर टू द पावर एन माइनस वन लिख दिया, उसकी पावर कितनी कर दी मैंने, एन कर दी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर और आर टू द पावर एन माइनस वन, और इसकी पावर कितनी है भाई साहब, इसकी पावर है आपके पास में एन। ठीक है, और ये बराबर किसके हैं, एस अपॉन आर टू द पावर एन के। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम यहाँ पर पावर देंगे n, तो ये a की पावर 2n हो जाएगा, और ये r टू दी पावर कितना हो जाएगा, n, n माइनस वन, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो चीज आ रही है, ये जो चीज आ रही है यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, तो ये तो पी स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये बराबर आ गया किसके, पी स्क्वायर के। तो ये जो चीज थी, ये क्या पी स्क्वायर के बराबर लानी थी, बिल्कुल लानी थी, ये तो लाना था हमें। तो ये हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, जब भी कोई थोड़ा बड़ा सवाल हो ना, तो थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर आप पेशेंस खो दिया आपने, या थोड़ा सा वहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर दिया आपने, तो वो सवाल वहीं पर खत्म हो जाएगा, वहां पर आप मतलब सवाल जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए हमेशा थोड़ा सा चेक करते हुए चलना, कभी भी कोई बड़ा सवाल हो, कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला सवाल हो, तो उसमें हर एक स्टेप को चेक करते रहना कि अच्छा मैं जो अभी लिख रहा हूँ उसके ऊपर वाली स्टेप सही लिखी है कि नहीं लिखी है। तो वो जब आप प्रैक्टिस में लेके आओगे तो पेपर में दिक्कत नहीं होगी, बट पेपर में ही इसको अप्लाई करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको प्रैक्टिस में लेके आओ। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो, तो ये सवाल भी आसान था, सरल था, इजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये सवाल आ गया, इसमें क्या बोल रहा है, इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एन एपी। तो अगर मैं सिर्फ एपी की बात करूं अभी, एंड जीपी आर बोथ एबीसी, तो अच्छा दोनों के जो पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म है, चाहे वो एपी का हो चाहे वो जीपी का हो, वो ए बी सी है। अच्छा, तो आपको कुछ शो करना है, ठीक है, करते हैं। तो मैंने बोला कि अगर मैं पीएथ टर्म निकालूं एपी के हिसाब से, तो इसका पीएथ टर्म क्या होता है, ए प्लस पी माइनस वन। तो मैं ए नहीं यूज कर सकता क्योंकि ए तो ऑलरेडी यूज किया, मैं लिखूंगा ए प्लस पी माइनस वन, और यहाँ पर मैंने कॉमन डिफरेंस को डी रहने दिया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी रहने दिया। ये किसके बराबर है सर, ए के बराबर है। यहाँ पर मैंने क्यू निकाला, तो ये कितना होगा, ए प्लस, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ए, कैपिटल ए और स्मॉल डी जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है किसमें, एपी में। ठीक है, अभी मैं जीपी के लिए भी कुछ लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया डी इज इक्वल टू, ये बी के बराबर है। और अगर मैं ये आर एस टर्म के लिए बात करूं, तो ये ए प्लस आर माइनस वन डी, ये आपका सी के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि क्या बोलते हैं जीपी के लिए, अगर इसकी बात करूं, पी एस टर्म, क्यू एस टर्म और आर ए टर्म की, तो उसको मैं बोल सकता हूँ ए आर टू द पावर एन माइनस वन के फॉर्म में होगा। तो उसका जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने एक्स मान लिया, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो मैंने एक्स मान लिया, और जो कॉमन रेशियो वो आर मान लिया। तो ये एक्स आर टू द पावर पी माइनस वन होगा, और ये ए के बराबर है। एक्स आर टू द पावर क्यू माइनस वन होगा, ये बी के बराबर है। और एक्स आर टू दी पावर आर माइनस वन, ये सी के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले से ध्यान से देखो, अगर आपने इसको बोला, कलर चेंज करके बताऊं, आपने बोला कि ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो है ये सेकंड इक्वेशन है, ये जो है ये थर्ड इक्वेशन है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से मान लो आपने फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस निकाला, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस निकाला, थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस निकाला, और ये हिंट कैसे मिलेगा, आप ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए माइनस बी। तो ये ए लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बी लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी। फिर आपको चाहिए बी माइनस सी, इधर ऊपर पावर में यहाँ पर सी माइनस ए चाहिए आपको। अच्छा, तो ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ पी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू, आपको मिलेगा ए माइनस बी। अगर मैं बी माइनस सी निकाल लूँ, बी माइनस सी, तो ये कितना निकलेगा, क्यू माइनस आर इंटू डी। ठीक है, अगर मैं सी माइनस ए निकालूं, सी माइनस ए, तो यहाँ से कितना आएगा, आर माइनस पी इंटू कितना आ जाएगा, डी। तो ये चीज़ आ गई, ये एक चीज़ आ गई। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ए जो है वो तो एक्स आर
पे पावर p माइनस वन है। अगर मैं a की पावर b माइनस सी करता हूँ, a की पावर कितना करता हूँ b माइनस सी, तो a की पावर b माइनस सी करूंगा तो x की पावर भी b माइनस सी हो जाएगा, और r टू द पावर p माइनस वन की पावर भी b माइनस सी होगा, जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इंडिसेस वाला रूल लगा दिया मैंने थोड़ा सा स्टेप बचाने के चक्कर में। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अगर मैं b टू द पावर क्या निकालूं, c माइनस ए, b टू द पावर c माइनस ए, तो b टू द पावर c माइनस ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ठीक है, तो b टू द पावर c माइनस ए के लिए निकालूंगा तो वो x टू द पावर कितना होगा c माइनस ए, और r टू द पावर क्या होगा, r क्या है यहाँ पर q माइनस वन, और इस पे पावर c माइनस ए आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं c टू द पावर a माइनस बी रख दूं तो इसके हिसाब से चल रहे हैं हम, तो x टू द पावर a माइनस बी आ जाएगा बिल्कुल, और r टू द पावर क्या आएगा आपका r माइनस वन, और इसमें मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी। ठीक है, अच्छा। अब इन सब का क्या करना है सर, इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मैंने लिखा यहाँ पर a टू द पावर b माइनस सी इंटू बी टू द पावर c माइनस ए, और c टू द पावर a माइनस बी इज इक्वल टू, ये लिख देंगे अपन। तो यहाँ पर क्या आएगा x टू द पावर b माइनस सी इंटू में r टू द पावर p माइनस वन। अच्छा, अब यहाँ जो b माइनस सी लिखा है ध्यान से देखो, b माइनस सी लिखा है उसकी वैल्यू है कितनी, तो आप लिखोगे q माइनस आर इंटू डी ए। फिर यहाँ पर लिखोगे x टू द पावर कितना c माइनस ए, एक्स टू द पावर ये लिखा c माइनस ए, यहाँ लिखा r टू द पावर q माइनस वन, और यहाँ पर जो c माइनस ए है, c माइनस ए वो इसके हिसाब से देखो क्या होगा आर माइनस पी इंटू डी। फिर उसके बाद हमने देखा कि c टू द पावर a माइनस बी, सी टू द पावर a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी x टू द पावर a माइनस बी, और r टू द पावर r माइनस वन, और यहाँ पर जो a माइनस बी है, a माइनस बी वो यहाँ पर क्या लिखा है p माइनस क्यू इंटू डी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी। अब कुछ नहीं करना, अगर ये सब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखे हैं, ये सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे हैं, तो ये जो x है, x है, x है, इनका बेस तो x सेम है ना, तो x रख लो और इनकी पावर को ऐड कर दो, तो b माइनस सी, सी माइनस ए, और a माइनस बी, यही करोगे। हाँ या ना, ये एक तरफ आ गया आपका। अब यहाँ पर r है, r है, तो ये यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, तो इसका भी बेस सेम है, तो इनकी भी पावर ऐड हो जाएगी। तो इनकी पावर क्या होगी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखो, यहाँ पर d कॉमन आएगा सब में, तो यहाँ पर पी क्यू, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। फिर इसके हिसाब से ध्यान से देखो, इसके हिसाब से कितना आएगा क्यू आर प्लस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। इसके हिसाब से देखो तो कितना आएगा पी आर, फिर कितना आएगा माइनस का क्यू आर, उसके बाद आएगा माइनस पी प्लस क्यू, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये पावर में है। अब ध्यान से देखना कि ये प्लस माइनस में गया, ये प्लस माइनस में गया, ये प्लस माइनस में गया, यानी x की पावर कितनी आ गई जीरो। r टू द पावर यहाँ d है। अब यहाँ पर ऊपर पावर में देखो, ये पी क्यू प्लस में दिख रहा है, और यहाँ पर आ, मेरे पास में पी क्यू कहाँ गया, ये माइनस में होगा है ना, ये वाला माइनस में होगा, तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, ये माइनस का पी आर दिख रहा है, ये प्लस का पी आर दिख रहा है। ठीक है, ये प्लस का पी है, ये माइनस का। ठीक है, ये आपका प्लस का क्यू आर है, ये माइनस का क्यू आर है, तो इसी तरह से ये भी पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाई एक्स की पावर जीरो, आर की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो कितना होता है वन होता है, तो वन इंटू वन, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आने वाला है वन आने वाला है। ठीक है, सिंपल था, आसान था। इस तरह के सवालों के लिए भी तैयार रहिए, मेंटली तैयार रहिए, जहां पर थोड़ा सा हमें ऊपर जाना पड़ता है, एक स्टेप दो स्टेप ऊपर जाना पड़ता है ना। मगर आप ध्यान से अगर सोचोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, बस यही हमें आनी चाहिए। बस इसी बेसिक बेसिक चीजों को ही थोड़ा सा वो और एक लेवल ऊपर ले जाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नहीं लेके नहीं जा रहे, सिर्फ कैलकुलेशन वाइज उसको ऊपर लेके जा रहे हैं।
तो आपका सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट तो ये शुरुआत में ही था कि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म एपी में और जीपी में लिखते कैसे हैं। बाकी जो जो भी है वो क्या है, वो तो आपका क्या है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और ये सवाल आपके सामने है। तो यहाँ पर इस सवाल के लिए ये मैं आपको देता हूँ कि ये आप खुद से करो, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ठीक है, होमवर्क है, रेंट वर्क है। रेंट वर्क इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं रेंट से रहते हैं तो वहां पर करिएगा। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि आप घर ही निकल जाएं, ठीक है, मगर करिएगा। ठीक है, करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।